हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार आज आप सब बच्चों को एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है सांस सांस में बांस। सांस ब्रीदिंग समझते हो ना आप, और बांस बैम्बू, तो उसी बांस की बातें हो रही है। ये चैप्टर नंबर 17 है। एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करने वाले उन बच्चों के लिए जो 6 क्लास में पढ़ रहे हैं और जिनकी हिंदी की किताब है बसंत। तो हम लोग ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक बता दिया, सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चंगकी चंगल नवा। नाम थोड़ा अलग सा है ना। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े करतब दिखाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। दफनाना शब्द आप समझते होंगे और कब्र भी आप समझते होंगे। मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में और ईसाइयों के बीच में इस तरह की प्रथा है, ये कस्टम है कि लोग जब मर जाते हैं तो उन्हें ज़मीन के अंदर में दफनाया जाता है। तो ये जो जादूगर थे चंगकी चंगल नवा, इन्होंने यही बात कही थी कि भाई जब मैं मर जाऊंगा और मुझे दफना दोगे तो छठे दिन मेरी कब्र को खोद करके देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे, कुछ नया सा मिलेगा, ऐसी चीज़ जो तुमने पहले कभी देखी नहीं होगी। तो ये जादूगर थे ना, मरते मरते भी इन्होंने एक जादू की बातें कह करके लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जगा दी। अब लोगों के मन में रहा होगा कि भाई क्या होने वाला है, क्या दिखने वाला है ना। तो कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। तो डिजाइन आप समझ रहे हो ना, चौकोर टोकरी हो सकती है, गोल टोकरी हो सकती है, ऊंची सी टोकरी हो सकती है, गहरी टोकरी हो सकती है। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपको थोड़े से कुछ डिजाइंस दिखा ही दूँ। बैम्बू पॉट डिजाइन। ओके, आप इसे देखो। अब आपको आइडिया होगा कि कैसे कैसे डिजाइन्स हो सकते हैं। ये देखो आप, एक ये डिजाइन, ये कितने खूबसूरत डिजाइन हैं बैम्बू के, है ना। इसे देखो आप, ये भी बड़ा प्यारा सा डिजाइन है। और ये भी तो बैम्बू का बना हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। और आपने ऐसी भी टोकरियाँ देखी होंगी। ऐसा लैम्प पोस्ट भी होता है, ऐसा। ये देखो। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इमेजिनेशन स्किल, है ना, कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हो उससे। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो हमारी स्टोरी में क्या बात हो रही है कि वो जो जादूगर थे, जब उनकी मृत्यु हो गई और उनको दफना दिया गया ज़मीन के अंदर में, और 6 दिन के बाद उनकी कब्र को जब खोदा गया तो उसमें से निकले बांस की टुकड़ियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए इंस्पायर होकर के। तो ऐसा होता है कि जब आप कोई डिज़ाइन, कोई चीज़ देखते हो तो आपके मन में आता है थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा। अगर ज़रा सा मैं इसमें ऐसा चेंज कर दूं तो कैसा लगेगा। अगर पैटर्न ऐसा है और मैं ऐसा पैटर्न बना दूं इसी चीज़ से, सो कैसा लगेगा, है ना। अच्छा, जो बच्चे बांस से परिचित हैं, विच आर फैमिलियर विथ बैम्बू, ओके फॉर देम। जो रूरल एरिया को बिलोंग करते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, तो उन्होंने तो बांस देखा होगा। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने बचपन ही, अपना चाइल्डहुड जन्म के बाद से ही शहर में ही बिताया है, हो सकता है वो बांस को न पहचानते हों, तो उनके लिए ये है बांस। अगर आप इसे कहीं देखते हो, इट मीन्स दैट इट इज़ बैम्बू प्लांट, बैम्बू ट्री, वी कैन से दैट। हो सकता है शहर के बच्चों ने वो ज़्यादा देखा हो, लकी बैम्बू प्लांट। ये लकी बैम्बू प्लांट ऐसा होता है। तो मुझे लगता है शहर के बच्चों ने इसे ज़्यादा देखा होगा, है ना। ऐसा होता है
लोग अक्सर अपने ड्राइंग टेबल पर, ये ऑफिसेज में, लिविंग रूम में रखते हैं अपने टेबल पर, इसे बड़ा लकी मानते हैं। एक्चुअली में ये चाइनीज़ बैम्बू प्लांट है और इसे बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। बस सिर्फ पानी देते रहो ना आप, और थोड़ी सी धूप मिलती रहे, तो ये लंबा चलता है। सो वी आर बैक टू द स्टोरी। तो वो जो जादूगर थे, चंग की चंगल नबा, है ना, तो उनकी कब्र से क्या हुआ कि बहुत सारा बैम्बू डिज़ाइन निकला, जिसको देख करके लोगों ने और भी नए नए डिज़ाइन बनाए। तो अब हम लोग ये जानते हैं और ये जानने की बातें करेंगे कि आखिर बांस किस तरह का पौधा या पेड़ है और भारत के किस किस हिस्से में होता है, उससे क्या क्या फ़ायदा होता है, लोग क्या क्या करते हैं। तो बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जैसे कि अगर मैं बात करूं बिहार की, तो बिहार उत्तर के क्षेत्र में है ना। पंजाब, दिल्ली, ये भी उत्तर के क्षेत्र में है, जम्मू के क्षेत्र में है। यहाँ पे लिखा है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट बिहार, आसाम, बंगाल के आसपास में, है ना, नागालैंड, सिक्किम, इन सारे एरियाज़ की बात करेंगे। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण का मतलब क्या है कि ये वहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑफिशियल जॉब या किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बांस की तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। और ये जो बांस की चीज़ें हैं, ये इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये इसकी बिक्री करते हैं। जो टूरिस्ट होते हैं वो भी इसे बड़े शौक़ से खरीदते हैं, और लोगों के घरों में बांस की कुर्सियाँ, बांस की टोकरी, बांस की चटाई, बांस के पर्दे भी होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बांस से बनाते हैं। इसीलिए लिखा है कि सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम ख़ास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। सो टुडे वी विल डिस्कस मोर अबाउट नागालैंड। नागालैंड की राजधानी याद है आप सब बच्चों को? इसकी राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इट इज़ वेरी पॉपुलर। मुझे लगता है ये जैसे होता है ना, हर स्टेट में वहाँ के लोगों को कुछ न कुछ बनाने का हुनर पता होता है, स्किल होता है, जो अपने वो परिवार से ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, रिश्तेदारों से सीखते हैं, बच्चे भी सीख जाते हैं। तो ऐसी ही बात होगी नागालैंड के निवासियों के बारे में कि उन्हें बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। तो इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार क्यों ना आपको ज़रा सा विकिपीडिया पर नागालैंड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, अच्छा रहेगा। नागालैंड, एंड आई एम श्योर कि आप इस डिटेल्स में भी कहीं ना कहीं बांस के बारे में ज़रूर देखेंगे। सो हेयर इट इज़ डिटेल्स अबाउट नागालैंड स्टेट फ्रॉम विकिपीडिया, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। आप देखो ये कितनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं, इतना सुंदर लगता है। यहाँ पे पहाड़ भी हैं, यहाँ पर नागालैंड के लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ है। और इफ़ वी टॉक अबाउट मैप ऑफ इंडिया, तो आप इंडिया के मैप में देखो कहाँ पर दिख रहा है ये, आप देखो ये है ना, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज़ वेस्ट। तो ये जो स्टेट्स हैं, दीज आर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हेयर इट इज, ये जो रेड कलर से मार्क है यही है नागालैंड, है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर भी देखो या वहाँ के रहने वाले जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में ये तस्वीर है। मुझे अभी भी लगता है इसमें बैम्बू के बारे में कुछ न कुछ बातें ज़रूर होनी चाहिए।
कल्चर, यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि कहाँ पे मिल सकता है। नेचुरल रिसोर्सेज इस सेक्शन में नहीं है, टूरिज्म में नहीं है, इकोनॉमी, लैंग्वेजेस, पॉपुलेशन, जियोलॉजी, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, एंटिक्विटी। जहाँ पे ट्रैवलिंग की बातें लिखी होती है ना, वहाँ पे ये ज़रूर मेंशन होगा कि ये लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। फेस्टिवल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, कल्चर, कुजीन, एक और टैब में देखता हूँ, बैम्बू पॉट डिजाइन इन नागालैंड। ये देखो आप, इस तरह के बैम्बू प्लांट बनाए जाते हैं नागालैंड में। बैम्बू एंड केन हैंडीक्राफ्ट, यहाँ भी आप देख सकते हो, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ नागालैंड, यहाँ पे ज़रूर मिलने चाहिए। दिस इज ए PDF फाइल। डोंट वरी, मैं ना इसके बारे में रिलेटेड चीज़ें ढूंढ करके इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी अटैच कर दूंगा, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। रॉ मटेरियल्स एंड टूल्स, ये वहाँ के टूल्स हैं नागालैंड के। पेंटिंग ऑन क्लॉथ, अच्छा, ये बैम्बू के कैंडल स्टैंड हैं, इस तरह के फ्रूट ट्रे भी हैं। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है वहाँ पे नागालैंड में, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ बैम्बू। ये दिख रहा है ना, ये सारी चीज़ें। ये बड़ी अच्छी सी टोकरी है, ये एक छोटा सा टेबल लैंप है। आई होप यू वुड लव इट। ये बैम्बू और केन की बनाई हुई ये रेस्ट चेयर है ना। तो हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे थे कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। यहाँ भी आप एक प्यारा सा पौधा देख पा रहे हो जो बांस का है। तो इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं बांस के बारे में। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई, डलिया जिसमें कि हम कोई चीज़ रख सकते हैं। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। सोच करके देखो, ऐसा भी हो सकता है ना।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लेखक ने लिखा है कि लेखक का बाँस से क्या रिश्ता रहा है। तो कहते हैं कि बाँस से मेरा रिश्ता, बाँस का यह झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ, बाँस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ, सूखे बाँस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, बाँस का कोयला जलाता हूँ, बाँस का अचार खाता हूँ, बाँस के पालने में मेरा बचपन गुजरा है। पत्नी भी तो मैंने बाँस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बाँस पर ही लिटा करके मुझे मरघट ले जाया गया। मरघट का मतलब है कब्रिस्तान या वो जगह जहाँ पर लाश को दफनाते हैं, लाश को, मरे हुए लोगों को अग्नि संस्कार, अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, वो भी बाँस का ही होता है। मुझे याद है कि 5th क्लास में NCERT की जो किताब है 5th क्लास की इंग्लिश की, उसमें एक चैप्टर है जिसमें नागालैंड के ट्राइब्स के बारे में एक बड़ी प्यारी सी स्टोरी है कि वहाँ लोग बाँस की एक तरह की सब्जी भी बनाते हैं, एक वेजिटेबल भी बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लेखक ने ये जो बातें बताई बाँस के बारे में कि वो फ्यूल में भी इस्तेमाल होता है, अचार भी बनाया जाता है, बाँस का पालना, बाँस का घर, बाँस की टोकरी, तो बाँस के बर्तन, बाँस के औजार, तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पे बाँस का। तो बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बाँस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी बनते हैं, पुल भी बनाते हैं। मैंने देखा है कि बिहार में जब भी कभी बाढ़ की स्थिति आती है ना, तो गांव में लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए बांस के पुल बनाते हैं, जिसे वो लोग चचरी पुल बोलते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको चचरी पुल, ब्रिज एंड नागालैंड दिख रहा है आसानी से। तो हेयर यू कैन सी चचरी ब्रिज। बिहार, ये देखो आप, ये जो बना है ये पुल, ये बांस से बना है। ये भी पुल, इसमें भी बांस का इस्तेमाल हो सकता है। ये देखो, ये भी बांस का इस्तेमाल इसमें हो सकता है। ये है ना बांस से बना हुआ पुल, ये ठीक है, मैंने इसी की बात की। तो बांस बहुत ही उपयोगी चीज़ है। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह से बांधा जाता है कि वे एक शंकु, एक कोन के जैसा शेप ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। बांस के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी जो होती है, जिसमें वो चाय पत्ती तोड़ करके रखते हैं, वो भी तो बांस से बनी होती है ना। तो बच्चों, मैं एक बार ज़रा सा आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने इस चैनल पर क्लास 3rd से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चों के लिए, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग बोर्ड को बिलोंग करते हों, फिर भी मैंने उनके लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, है ना, बहुत सारे बोर्ड। तो यहाँ पर आपको ये खपची वाला चीज़ दिखाया जा रहा है जो बांस से बना हुआ है। ये बांस से बने हुए एक छोटा सा यहाँ पर ये ब्रूम स्टिक, झाड़ू भी है मुझे लगता है, ये कटोरी है, और ये मछली पकड़ने वाला ये जो बर्तन यहाँ पे बताया जा रहा था वो है। अब बांस के बारे में बताया जा रहा है तो साथ साथ में नागालैंड के मौसम के बारे में भी बताया जा रहा है। क्यों? कि भाई बांस की खेती के लिए
क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कैसा महीना ज़रूरी होता है, कौन सा मौसम ज़्यादा सूटेबल है। तो कहते हैं कि जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होते हैं नागालैंड में, यानी लोगों के पास में बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। तो आम तौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस ही काटते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उम्र की बांस को काटने पर उससे ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। 1 से 3 साल, 1 साल से कम वाला जो बांस का पौधा होगा, हो सकता है वो बहुत ही नर्म मुलायम हो, और 3 साल से ऊपर की उम्र का जो बांस का स्टिक वो हो सकता है बहुत ज़्यादा सख्त हो। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, तो लोग चीज़ें कैसे बना पाएंगे। ये लिखा है यहाँ पे कि बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। ये जो है ना, इसे ही बोलते हैं चांद जैसी फाल वाले चाकू। आगे भी इसका चित्र हो सकता है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए, आसनी जिस पर लोग बैठते हैं, बैठ करके खाना खाते हैं या पूजा करते हैं, तो आसन जैसी छोटी चीज़ बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है। जहाँ पर उसकी गांठ होती है उसी को गठान कहा गया है। यहाँ पे 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाएं, यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर डिपेंड करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, मास्टर होने की ज़रूरत है उस स्किल में, है ना, एक तरह की एक्सपर्टाइज का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। यू विल हैव टू जज विथ योर हैंड एंड योर आइज, है ना। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना, स्मूथ बनाना ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव वही एक इंस्ट्रूमेंट है जो चाकू के जैसा होता है। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाएं हाथ में दाव होता है। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखने में भी मदद करता है। मैं देखता हूँ कि क्या मैं आपको दाव की तस्वीर दिखा सकता हूँ क्या। दाव, दाव, नाइफ। ये है दाव। अच्छा, ये तो मुझे नहीं लग रहा और मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं इसका एप्रोप्रिएट पिक्चर ढूंढ करके लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो लिखा था कि दाव से हम लोग लकड़ी को, बांस को दबा करके रखते हैं, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस ड्राइंग में कि कैसे वो लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बांस से तरह तरह के डलिया बना रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, है ना। यहाँ पर और क्या है कि इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए खिंचाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। वो इसकी पेंटिंग भी करते हैं, कलर भी करते हैं। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। वेरी नाइस। इसका मतलब वो ऑर्गेनिक कलर्स यूज़ करते हैं। गुड़हल, इमली की पत्तियाँ। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा करके रखा जाता है
तो बांस की खपच्चियाँ काली हो जाती हैं। अब बात है बांस की बुनाई कैसे होती है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आरा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। ताना बाना, ताना बाना। ताना बाना शब्द जुड़ा हुआ है वीविंग से, बुनाई से। तो इससे चेक का डिजाइन बनता है। चेक, चेक, ऐसे 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 ऐसे, इसे कहेंगे हम लोग चेक। चेक आप समझो ना, ये इसे कहते हैं चेक। ये ऐसा डिजाइन बनता है। अभी अभी जो हम लोगों ने ताना बाना चलाने की बात की, उसके जरिए। तो पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आरा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इससे चेक का डिजाइन बनता है। पलंग की निवार, पलंग की चटाई, निवार का मतलब है चटाई, इसी तरीके से की जाती है। अच्छा, अब ट्विल बनाना हो तो कैसे बनाएं? ट्विल बनाना हो, ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह से गूंथ दिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। तो इस चैप्टर के लेखक हैं एलेक्स एम जॉर्ज। नाम से ये अंग्रेज़ लग रहे हैं। ये एक टूरिस्ट रहे होंगे, ऑथर रहे होंगे, जिन्होंने कभी नागालैंड की यात्रा की होगी और वहाँ पर उन्होंने लोगों को इस तरीके से बांस के साथ काम करते हुए देखा होगा। नागालैंड की ज़िंदगी में बांस का कितना इम्पोर्टेंस है उस चीज़ को महसूस किया होगा, तभी उन्होंने ये लिखा है। इसका अनुवाद किया है शशि सबलोग जी ने। तो बच्चों, आज जो हम लोगों ने बातें की, आज जिस चैप्टर को डिस्कस किया, उस चैप्टर का नाम क्या था? उसका नाम था सांस सांस में बांस। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारे ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में, या सपोज करो कि जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उसमें नागालैंड की लाइफ में, नागालैंड की लाइफ स्टाइल में, इकोनॉमिक्स में, वहाँ लोगों के रहन सहन में बांस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, बांस किस तरीके से उन लोगों की ज़िंदगी में शामिल है, इंटीरियर में, घरेलू बर्तन बनाने में, टोकरी बनाने में, साथ साथ में ये उनके यहाँ गृह उद्योग, लघु उद्योग की तरह से भी उनकी जीविका का साधन भी बना हुआ है। वो बांस की तरह तरह की चीज़ें, डेकोरेटिव चीज़ें बना करके बेचते भी हैं और इससे उनको अर्निंग भी होती है। तो बच्चों, जल्दी ही हम लोग एक नए लेक्चर के साथ में फिर से मिलेंगे। मैं जल्दी ही आपको फिर से एक नए पार्ट के साथ में मिलूँगा। वो हिंदी का सब्जेक्ट हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, साइंस हो सकता है, एसएसटी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है ना। तो आप सबसे मेरा फिर से एक बार याद दिलाना है कि आप सब मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने बैचमेट्स को बताओ, क्योंकि इस पर आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी डिटेल लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ मैं और कर रहा हूँ, है ना। आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे कि आपके टीचर आपके सामने में बैठ करके पढ़ा रहे हैं, एज ए ट्यूशन टीचर, पर्सनल ट्यूशन टीचर। ओके, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।